दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें निफ्टी के ऊपर बातचीत हो चुकी है। अभी की मार्केट की सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। 8 कंपनीज हैं जिसमें से कुछ कंपनीज में पैसे हैं, यानी आईपीओस भी है, ईटीएफ्स भी है, वहाँ पे पैसे बनने के चांसेस हैं। और कहीं पे यानी कुछ कंपनीज ऐसी है जहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स शिफ्ट हो चुके हैं। यूएस के बाजार के साथ में स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स की सिचुएशन है पॉजिटिव, आधे % का जंप है। नेस्डैक अभी के समय न्यूट्रल है, यानी मिक्स कारोबार अभी वहाँ पे चल रहा है। कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो एफआई की एक्टिविटी को देखते हैं। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था 3 तारीख यानी आज के दिन सेलिंग की गई होगी, क्योंकि यूएसडी की वैल्यू बढ़ चुकी है, रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी घटी है, तो उसमें एफआईज की बिकवाली होती है। 28 तारीख को 4000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, 2 तारीख को भी 3600 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी, आज के दिन 3200 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। यानी 3 से लेकर 4000 करोड़ की जो सेलिंग है वो ईजीली एफआई भी मार्केट के अंदर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों कुछ बड़ी खबरें नहीं है मार्केट के अंदर। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी पिछले वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं, अगर आपने देखा नहीं तो आप उसको देख लेना। तो फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पिक करूंगा जिसके मैं आंसर करूंगा और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में होगा कि आफ्टर कोविड, ये इन्वेस्टर अपनी बात करें कि कोविड के गिरावट के बाद में ये अभी का बड़ा फॉल है, बड़ी गिरावट है। और कोविड में तो एक झटके में स्टॉक्स नीचे गए थे, मार्केट नीचे गया था, उस हिसाब से रिकवरी भी काफ़ी फास्ट आई थी। लेकिन यहाँ पे साइलेंट तरीके से पोर्टफोलियो किल हो रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। एकदम से नहीं गिरा है, लेकिन धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो नीचे गिरा है। तो ऑब्वियस है हर कोई इन्वेस्टर इसमें अग्री कर रहा होगा, इंक्लूडिंग मी, कि मार्केट अभी के समय कुछ ऐसा ही है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके बैठे हो तो भी आपको पता होगा कि पिछले 1 साल में, 1 डेढ़ साल में कुछ पैसा नहीं बना। कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो मिड कैप फंड्स है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वो भी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट जिस तरह से ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, उसके अंदर कोई ऑल टाइम हाई अभी नहीं लगा है, काफ़ी वो ऊपर से नीचे है। अभी का जो मार्केट है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग मार्केट है और उसके अंदर पैसा बनने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इस मार्केट के अंदर सिंपल सा फंडा है जो इन्वेस्टर को फॉलो करना है, वेट एंड वॉच। जरूरी नहीं है कि हर दिन कोई स्टॉक देखे, हर दिन कोई स्टॉक हमको मिले, हर दिन कुछ कंपनी के अंदर बाइंग करें। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि हम क्या करते हैं, पर मंथ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पर मंथ मार्केट के अंदर तो एसआईपी इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता है, बट हम क्यों, जैसे मैं आपको क्यों कहता हूँ कि एसआईपी करने से बेटर है लमसम इन्वेस्ट करना, और वो इसीलिए क्योंकि आपको मार्केट की थोड़ी सी समझ है, आप वीडियोस को देखते हैं तो आपको मार्केट की थोड़ी समझ है। एसआईपी भी करेगा इन्वेस्टर पर मंथ, मतलब एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर भी पर मंथ इन्वेस्ट करेगा। तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब जिसको मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज है और जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। आप क्या कर सकते हैं, मतलब जब भी इस तरह का मार्केट हो तो जरूरी नहीं कि हर महीने इन्वेस्ट करें। कुछ महीने अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक्स अभी नहीं आ रहे समझ में, यानी या तो स्टॉक अपने बॉटम पे नहीं है या वहां से रिवर्सल नहीं है, अगर बॉटम पे है तो स्टॉक ऊपर जाने के लायक नहीं है, मतलब उस तरीके की जो अर्निंग्स है वो नहीं है कंपनीज में। जैसे कि काफ़ी सारी कंपनीज अपन चेक करते हैं जिनके स्टॉक सपोर्ट पे हैं, बट वो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे नंबर्स अभी नहीं आए हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं। कुछ महीनों की जो इन्वेस्टमेंट की जो आपकी अमाउंट है उसको होल्ड पे रख सकते हैं, कैश में या लिक्विड फंड के अंदर, या आपको समझ में आता है गोल्ड एंड सिल्वर या इस तरीके की जो कमोडिटीज़ अगर आपको समझ में आती है तो उसमें देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है अभी के मार्केट की, और मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको समझ में आते स्टॉक्स रिवर्सल्स वगैरह होते हैं तो बात अलग है। ठीक है, साथ में ये जो मार्केट है ना, वो क्वालिटी कंपनी के स्टॉक को खरीदने का भी मार्केट है, बट उसके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है, स्टॉक तो मिल ही नहीं रहा है, जैसे मैं वीडियोस पे आपको बना के बताता हूँ, कुछ न्यूज़ में आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक पूरे दिन भर की न्यूज़ में आपको नहीं आएगा समझ में। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली फिर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। साथ में स्टिल आपको कुछ करना है। तो अभी जो मार्केट है वो इंडेक्स ड्रिवन मार्केट है, इंडेक्स के बेसिस पे मार्केट अभी चल रहा है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास में ऑप्शंस है ईटीएफ्स के रूप में, निफ्टी बीज के अंदर चेक करने के, कि निफ्टी जैसे अपन डिस्कस करता है, आपकी भी अपनी स्टडी होगी तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि ठीक है यहाँ पे गैप है तो उस हिसाब से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे 1 साल के रिटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 7% के रिटर्न थी निफ्टी 15 है, निफ्टी बी इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी किसी और कंपनी का भी देख सकते हैं, जैसे टाटा सिल्वर के लिए किसी ने क्वेश्चन किया था, तो 20 मतलब निपोन की है वो, टाटा का भी ईटीएफ है, कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम देख लेना बस, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है वही लेना चाहिए।
क्योंकि सेल करने में आसानी होती है। साथ में फिर ETFs को देखें तो नेस्डेक 100 जिसने एक साल में 28% के रिटर्न्स दिए, उसके भी टेक्निकल्स आप चेक कर सकते हैं, ऑब्वियस है। फैंग ये मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए 50% के। सिल्वर ETF, गोल्ड, ये जो ETFs है ये अभी के मार्केट के अंदर ठीक दिखते हैं अगर बुलिश ट्रेंड को चेज करना है तो। बाकी स्टॉक इस स्पेसिफिक में आपको हर बार कोई कंपनी का स्टॉक नहीं मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, और इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सर निफ्टी बैंक की जो वैल्यूएशन है बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है अभी के समय, तो क्या ICICI बैंक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्या? तो इन्वेस्ट करना सही होगा नहीं होगा वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वैल्यूएशन की बात की है तो मैं डिस्कशन कर सकता हूँ कि किसकी वैल्यूएशन कैसी है। देखिए आपने सही बोला, जो निफ्टी बैंक है ना उसकी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती हो चुकी है, कंफर्टेबल हो चुकी है, ठीक है, IT से भी ज़्यादा सस्ता है। और निफ्टी बैंक को आप देखोगे तो सबसे पहले इसने ऑल टाइम हाई लगाई है, क्रॉस करके ऊपर भी जा रहा है, निफ्टी को भी बीट कर रहा है। लेकिन ICICI बैंक को आपने कहा है तो निफ्टी जो बैंक है उसकी वैल्यूएशन कम इसीलिए हुई है क्योंकि ICICI बैंक को छोड़कर बाकी बैंक्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए थे। तो अगर आपको निफ्टी बैंक को चेज करना है तो उन कंपनीज को आपको देखना होगा जिनके रिजल्ट ICICI बैंक से अच्छे थे। इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ तो इस क्वार्टर में ICICI बैंक से अच्छे रिजल्ट काफ़ी और भी बैंक्स ने दिए थे। बाकी ICICI बैंक को अलग से देखना है तो उसमें अपन चेक कर सकते हैं, आज के दिन 1% की तेजी मिली, 9-10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये सोचे कि डबल ट्रिपल होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कम टाइम के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। बाकी हाँ, गेंस निकालने के लिए 20-25-30% के हिसाब से देखे जा सकते हैं। तो नंबर्स कैसे थे इस क्वार्टर में? ओके नंबर्स थे, ठीक है। और इसके ट्रेंड को देखें, ट्रेंड इसका काफ़ी कंसिस्टेंट है, साल दर साल स्टॉक 15-20-25% के रिटर्न निकाल देता है अगर गिरावट में लिया जाए तो। सो 23-24 के करेक्शन को देखें, इसको छोड़ के यहाँ पे तो 10% का करेक्शन था, ठीक है। उसके बाद में 12% का, अभी भी 12% का कंप्लीट कर चुका है। अभी जो प्राइस आप देखोगे वो तो ज़्यादा डिस्काउंट में नहीं है, लेकिन इसका बॉटम अगर मैं देखूँ तो 12% स्टॉक गिर गया था, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं, क्योंकि स्टॉक अभी के समय रेसिस्टेंस के आसपास है। ऑलरेडी स्टॉक ने 10-12% के आई थिंक रिटर्न यहाँ पे दे दिए होंगे, या 8-10% के रिटर्न दे दिए होंगे। अगर रेसिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर यहाँ पे ट्रैप होगा इन्वेस्टर। सो देखते हैं ब्रेकआउट वगैरह होता है तो ठीक है, बाकी नंबर्स के बेसिस पे ओके नंबर्स हैं और स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है तो फिर ऐसे में वेट एंड वॉच करते हैं। बाकी 3 क्वेश्चंस भी लेते हैं, एक साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन ये देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख पा रहा हूँ और कंपनी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, सीखने के लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्री कंपनी, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसको लेकर आए हैं और वो क्यों आए हैं वो भी एक बार अपन चेक करते हैं। सो कंपनी को डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि इसको खरीदना है, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल में आपको दे रहा हूँ, अपनी स्टडीज़ के ऊपर करना, इसको ट्रैक करना टेक्निकल्स में, प्राइस एक्शन में, उसके बाद में फिर कुछ देखना। सो देखिए आज के दिन 1% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी, 46 का पी रेशियो इसका है, ठीक है। रिजल्ट कैसे गए? काफ़ी कमाल के रिजल्ट इस क्वार्टर में इसने पेश किए थे। 106% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा, 65% के साथ में इसका रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट के मार्जिन इसके 25% के साथ में बढ़े, यानी हर एक फ्रंट पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका जो बिजनेस है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझको। ये जो कंपनी ना ये वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है, यानी जो भी वेस्टेज होती है, जो भी हम जैसे अपन आम खाते हैं तो गुठलियाँ फेंक देते हैं, तो ये कंपनी उन्हीं गुठलियों को उठाकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होते हैं या बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन प्रोडक्ट्स की। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी साल और मैंगो सीड से, आम की जो गुठलियाँ, जो बीज होते हैं ना, उनसे बनाती है कुछ स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स। अब ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ये प्रोडक्ट कई इंडस्ट्री में सप्लाई की जाते हैं। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी सप्लाई की जाते हैं, ये फूड में, चॉकलेट में, कॉस्मेटिक्स में सप्लाई की जाते हैं। अब इसके क्लाइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए इसके पास में लीडरशिप है। लीडरशिप यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कंपनी इंडिया से। आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि नंबर 1 इंडियन एक्सपोर्टर है साल और मैंगो बेस्ड जो फैट्स होते हैं, जो बटर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। डोमेस्टिक तरीके से कंपनी को, यानी इंडिया के अंदर माल बेचकर कंपनी को 27% की कमाई होती है,
बाकी जो कमाई है 73% की वो मिलती है इंटरनेशनली, यानी एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी एक्सपोर्ट कहाँ पे करती है? आप देख सकते हैं रशिया में, लैटिन अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, ये मेजर कंट्रीज हैं जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। आगे चलते हैं, कस्टमर कौन कौन से इसके हैं। सो कस्टमर में आए तो ये एक चॉकलेट ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, वेल नोन है, आपको पता होगा इसका, इसके बारे में। फरेरो रोशर करके ये कंपनी है, चॉकलेट्स की कंपनी है, तो इसको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर हम देखें जो वेल नोन है, जिसके अंदर आप लॉरियल, ये भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी कंपनी के नंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे गए तो उस वजह से स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी तेजी में आ गया और रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे आ गया। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईपीएस है काफ़ी तेजी से उड़ा, उस वजह से कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। अब यहाँ पे देखो, देखने वाली बात ये होती है कि मार्केट को आगे की चीज़ अपने से ज़्यादा पता होती है क्योंकि उनके पास में डेटा ज़्यादा होता है, प्रमोटर से बातचीत होती है, कौन कॉल को बहुत बारीकी से देखते हैं और भी एक्सपीरियंस उनके पास में होता है, डेटा एनालिसिस के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर उनके पास में होते हैं। सो मार्केट क्या करता है, जब कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे होती है, सो मार्केट को पता होता है कि अगले कुछ क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। वो कंपनी के प्लान्स के जरिए पता होता है या ऑर्डर बुक या जो भी होता है उनके पास में डेटा, उसके हिसाब से पता होता है। तो होता क्या है फिर अगले बार जब नंबर्स अच्छे आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस ऐसा था, यहाँ पे तेजी में पकड़ा, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाती है। स्टॉक का प्राइस नहीं गिरता है लेकिन नंबर्स अच्छे आने की वजह से वैल्यूएशन गिर जाती है। उसके बाद में वापस से वैल्यूएशन ऊपर गई और हुआ क्या, वापस से नंबर्स अच्छा है और वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो गई। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा होगा कि वैल्यूएशन ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे शायद नहीं आए। वो बस एक रिस्क फैक्टर होता है यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर कि बहुत तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है। अब वो कहाँ पे नहीं बढ़ेगा, हम खरीदे उसके बाद से प्रॉफिट नहीं बढ़े, ऐसा तो हर बार होता है इन्वेस्टर्स के साथ में, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मतलब 90% चांसेस ऐसे हो जाते हैं क्योंकि स्टॉक, ये जो छोटी कंपनीज के स्टॉक होते हैं वो तभी पहुंचते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में जब बड़े इन्वेस्टर्स को बेचना हो। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा होगा, जस्ट एक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ, ईपीएस अपन देख चुके हैं तो इसको देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, स्टिल एक बार हम देखते हैं इसको। 15 करोड़ का 24, 30, 40, 112, 177, तो ये जो प्रॉफिट की ग्रोथ है 15, 24, 30, 40, ये अच्छी ग्रोथ है, सस्टेनेबल भी है। लेकिन 40 करोड़ का प्रॉफिट 112 का हो गया, उसके बाद में 177 का हो गया, इस ग्रोथ को मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। साथ में ये जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, ऑब्वियस से प्रॉफिट बड़े हैं। अब देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रमोटर ने बेचा पिछले क्वार्टर में, एफ ने बेचा पिछले क्वार्टर में, एक दो क्वार्टर के अंदर, और डीआईज ने भी बेचा है। सो तीनों जो मेन पार्टीज हैं उन्होंने बेचा और पब्लिक ने खरीदा। बस ये एक रिस्क फैक्टर इसमें देखने को मिल जाता है। स्टिल इन्वेस्टर को देखना है तो वो ये देखेगा कि 40% का करेक्शन आराम से हो जाता है, इसमें आसान है। ये 40% का करेक्शन, तो यहाँ पे भी 30 के आसपास है, तो 10% का करेक्शन और हो सकता है। वो बात अलग है, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, स्टिल हो सकता है। सो अगर मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो मैं उतना पैसा लगाऊंगा जितना 10% नीचे भी चले जाए, 10% मुझको उसमें नुकसान भी दिख जाए तो मैं उसको बेच के निकल जाऊं, अगर मुझे लग रहा है कि उसको बेचना हो, मेरे हाथ नहीं कांपे या मुझे ऐसा लगे नहीं कि यार 10% का लॉस इसको होल्ड करते हैं, तो वो उसके चक्कर में काफ़ी टाइम खराब होता है और स्टॉक और नीचे चल जाता है। सो उतना पैसा ऐसी कंपनीज में लगाया जाता है। अब इसके बाद में दो स्टॉक्स को देखते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज के ऊपर बातचीत करने के लिए कहा है इरिडा, इसके नंबर्स अच्छे थे बट ये क्यों गिरा इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो सोलर इंडस्ट्री को देखते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर 3.5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। सोलर का काम नहीं है कंपनी का, आपको बताइए डिफेंस के जो वेपन्स के जो हम बोल सकते हैं बारूद वगैरह होता है, वही कंपनी उसके जो केमिकल्स वगैरह होता है वो सप्लाई करती है। ठीक है, सो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 90 का पी रेशो, डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तो ऑब्वियस इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि जब डिफेंस चल रहा था तो ये भी चल रहा था। रिजल्ट कैसे गए? ओके ओके, पिछले 3 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे नहीं गए, मतलब एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करा, और वो भी इस तरह की वैल्यूएशन पे एक्सपेक्टेशंस बीट नहीं होगी तो पता ही है आपको फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है। साथ में जो कंपनीज हैं जैसे रेटिंग एजेंसीज है वो इसको बाय करने की राय दे रही है, 18,000 तक ये पहुंचना चाहिए। कंपनी को 1400 करोड़ का ऑर्डर भी मिल चुका है, कंपनी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है ऑर्डर बुक को लेकर, यानी अगले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आ सकते हैं, बट इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है
क्योंकि कंपनी बस बोलते जा रही है। पिछले 3 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस कंपनी ने मिस की है, तो भरोसा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो पिछली बार जब कंपनी का स्टॉक गिरा था इसी तरह के पैटर्न के अंदर, तो 36% गिर गया था। 40% हम इसको मान सकते हैं मोटा मोटी। अभी 30% गिरा हुआ है, तो वही 10% का गैप अब इसमें बाकी देखने को मिल जाता है, चाहे स्टॉक अपने सपोर्ट पर ही क्यों ना हो। सो वो चीज़ आपको देखनी है। अगर ठीक है, अगर आपको लगता है 10% खोना जायज़ है, ले लेता हूँ क्योंकि ख़रीदना है मुझको, तो मेरे हिसाब से फिर वो आपकी अपनी इच्छा है। बाकी मैं होता तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करता, देखता रिवर्सल्स वगैरह, हो सकता है 5-10-15% महंगा खरीद लेता, लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं होती जब तक नहीं लेता, क्योंकि उसके बाद में अच्छी तेजी भी इसमें बनती है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी इसने कमा के इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इरेडा 2% की गिरावट है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, 21 का पी रेशियो इसका है। अभी तो ये जो गिरा है उसमें 18 का पी हो चुका है इसका। पी को लेकर एक और बात बताता हूँ आपको इसमें, कि जब कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था ना, तब 12-13 का पीई रेशियो था। सो यहाँ तक इसको पहुँचा दे वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर काफ़ी सारी कमियां निकली हैं। कंपनी ने जेंसोल को पैसे दिए थे, कंपनी ने अच्छे खासे पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे डूब गए, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट थोड़ा सा हिल जाता है। बाकी हाँ, रिजल्ट इसके अच्छे गए थे। आप देख सकते हैं सिंपली कि स्टॉक का जो प्राइस था वो बढ़ गया था, 41% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली थी, एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव कर गई थी, ये अच्छी बात है। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस 4% के साथ में चला था। सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी न्यूज़ है जिसमें कंपनी कलेक्ट कर रही है, इकट्ठे कर रही है 3,000 करोड़ रुपीज़ QIP के ज़रिए। तो पहली चीज़ तो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और QIP कंपनी निकालेगी तो स्टॉक को डिस्काउंट के अंदर रखेगी कंपनी 5% के साथ में। बाकी ट्रेंड आपको देखो ये बताने की कोशिश करा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और टाइम चाहिए। इतना मोटा पैसा डुबाया है तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टर्स भी लेने की कोशिश करें, और टेक्निकल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इसमें देखने को मिल रही है। स्टॉक भले ही अपने सपोर्ट पे क्यों ना हो, वीकनेस तो है। और कैसे दिख सकता है ये, यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेवल से इसने एक रेसिस्टेंस लिया था यहाँ तक, उसके बाद में वापस इस लेवल को तो टच कर दिया, बट स्टॉक यहाँ तक नहीं पहुँचा, उससे पहले ही स्टॉक यहाँ पे रुक गया। सो ये लोअर हाइस का पैटर्न बन रहा है, और जब भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगेन वही बात है, इसमें जब तक कोई मीनिंगफुल रिवर्सल नहीं दिखेगा जब तक ऊपर जाना डिफिकल्ट है। लेकिन कंपनी का स्टॉक अच्छा है, ख़राब तो नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी में ऐसी कोई कमी हो, वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो चुकी है, बट टाइम की बात है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच इसमें भी इन्वेस्टर्स को करना ही होगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।